तो बच्चों आज से हम लोग हमारे फिजिक्स का मैकेनिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो मैकेनिक्स का पोर्शन है मोस्टली पेपर फर्स्ट में मैकेनिक्स का ही पार्ट दिया हुआ है। इससे पहले कि हम लोग मैकेनिक्स को, ये स्टैटिक काइनेमेटिक इसको समझे, उससे पहले मैं आपको हमारी टेक्स्ट बुक से इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ। ये हमारी टेक्स्ट बुक। अब आप एक बात को समझिए कि जो ओल्ड सिलेबस था हमारा, जो कि 2019 या 19 तक था मेरे ख्याल से, तो वो सिलेबस और ये जो नया सिलेबस है इसमें बहुत फ़र्क है। जो ओल्ड सिलेबस था वो हमारा कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस सिलेबस नहीं था, लेकिन ये जो नया सिलेबस आया है ना बच्चों, ये बहुत ही एक्सीलेंट सिलेबस है। इसमें हर एक पॉइंट को कवर किया गया है। तो अगर से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो सिलेबस है फिजिक्स की, ये जो टेक्स्ट बुक है, ये बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल बुक होने वाली है आपके लिए। तो आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं, मेरी इस बात को आप नोट कीजिए कि जब भी आपका टीचर पढ़ाए तो उसके हर एक पॉइंट को आप टेक्स्ट बुक से कंपेयर कीजिए, टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। आपका फंडामेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान और ख्याल से हर एक बात को समझिए। ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें देखिए प्रीफेस करके एक पोर्शन दिया हुआ है। ये हमारा जो बुक्स वगैरह के ऑथर है और ये हमारी प्रिविलेज वगैरह है, नेशनल एंथम। इसमें जो प्रीफेस दिया हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग आउट दिस बुक इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज वेरियस फिजिकल फिनोमेना इन द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, एंड प्रिपेयर अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर दोज who aspire for admission to professional courses through competitive exam। मानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये एक सॉलिड फाउंडेशन है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन है ये। आपने इस बुक को बहुत गौर से और हर एक लाइन को अगर ध्यान ख्याल से, इसके न्यूमेरिकल्स को अगर आपने सॉल्व किया, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ सॉल्व न्यूमेरिकल इन एवरी चैप्टर एंड एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ ईच वन ऑफ देम आर इंक्लूडेड with that student will acquire proficiency। यानी कि अगर आप इस बुक को आप ध्यान ख्याल से पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी को, हर एक पॉइंट को जो कि दिया है डू यू नो के सेक्शन वगैरह में दिया है, बॉक्सेस के जो टाइटल वगैरह है, उस हर चीज़ को समझते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। इतना सॉलिड फाउंडेशन की बुक बनाई गई इस साल। छोटी मोटी प्रिंट मिस्टेक है इसमें, लेकिन उसको आप NCERT एट योर फिंगर टिप्स के ज़रिए जो है समझ सकते हैं। छोटी मोटी गलतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियाँ नहीं हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी पॉइंट वगैरह के छोटी मोटी गलतियाँ हैं, जिसको आप या आपके टीचर के ज़रिए वो छोटी मोटी गलती आपकी निकल जाएगी। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो उस बात को आप ध्यान में रखिए। आप इस बुक को केयरफुली रीड कीजिए और इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एक्स्ट्रा के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपका फाउंडेशन एकदम सॉलिड हो जाएगा और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मुश्किल नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था, ये प्रीफेस था जो मैं आपको बताना चाहता था। आप इसे बिल्कुल पूरे डिटेल में पढ़िए, इस पूरे पोर्शन को, आपको हेल्प मिलेगी। और ये जो दिया है टीचर्स के लिए दिया है, इसमें हम लोग आज सबसे पहला यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो कि रोटेशनल डायनामिक्स। आज से हम लोग ये शुरू करने वाले हैं। तो चलिए सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं हम लोग मैकेनिक्स की। आज से हम लोग बेसिकली मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स के बेसिकली दो ब्रांच होती है, और भी ब्रांच हो सकती है, मैं मेन दो ब्रांच की बात कर रहा हूँ। एक होती है स्टैटिक और एक होती है काइनेमेटिक्स। अगर हम स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक की हम किसी भी बॉडी की हम जब स्टडी करते हैं, जब वो एट रेस्ट होता है, कैसा होता है, रेस्ट में होता है। अगर रेस्ट में होता है तो हम उसे स्टैटिक में पढ़ते हैं। अगर बॉडी मोशन में होती है तब हम उसकी स्टडी काइनेमेटिक्स में करते हैं। हमको पेपर फर्स्ट में मोस्टली काइनेमेटिक्स की स्टडी करना है, दैट इज बॉडी इन मोशन की स्टडी करना है। काइनेमेटिक्स में हम लोग देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स, ये हमको दो पार्ट में दिया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट है सर्कुलर मोशन, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है रोटेशनल मोशन। तो ये भी मोशन की स्टडी है, मोशन की स्टडी बेसिकली ये काइनेमेटिक्स की स्टडी है। ठीक है, ऐसे ही काइनेमेटिक्स में एक और पार्ट देखेंगे हम लोग, वो है
ऑसिलेशन, ये भी काइनेमेटिक्स का पार्ट है। एक और यूनिट है हमारे को जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स में स्टडी करने वाले हैं, वो है वेव मोशन। तो ये सब के सब में हम लोग बेसिकली काइनेमेटिक्स दैट इज मोशन की स्टडी करने वाले हैं। और अगर से हम लोग मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो हमको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोशन होती क्या है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि मोशन क्या होती है। लेट्स से कि ये हमारी एक ट्रेन की बोगी है, ये एक बोगी, ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे बोगी होती है ट्रेन में, तो हम किसी एक बोगी कंसिडर करते हैं, ये एक बोगी। इसमें हम लोग दो कोई भी पर्सन को कंसिडर करते हैं, ये होगी हमारी बॉडी ए और ये होगी हमारी बॉडी बी, ये ट्रेन के अंदर बैठे हुए, ठीक है। और ट्रेन हमारी ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से जा रही है, प्लेटफॉर्म के सामने से ट्रेन हमारी जा रही है और हम लोग यहाँ पर बैठकर इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम कहलाएंगे ऑब्जर्वर। ठीक है, ओके, तो हम ऑब्जर्वर और ये दो बॉडीज है जो ट्रेन से जा रही है। तो अगर हम बॉडी की बात करें या इस बोगी की बात करें तो क्या ये बॉडी या ये बोगी मोशन में है? तो इसका जवाब है हाँ, ये मोशन में भी है और मोशन में नहीं भी है। ये जो दो शख्स इसके अंदर बैठे हैं ये मोशन में है भी और ये मोशन में नहीं भी है। पहले बात करते हैं मोशन में कैसे है। ऑब्जर्वर इसे देख रहा है ना, ये यहाँ पर थे, कुछ देर के बाद ये बाकी के हटा देता हूँ मैं, सिर्फ जो काम किए उसे ही रखता हूँ। कुछ देर के बाद ये बॉडी या ये बोगी यहाँ पर होगी और ये दो बॉडी यहाँ होगी। कुछ देर के बाद ये बॉडी यहाँ पर होगी, कुछ देर के बाद ये बॉडी यहाँ पर होगी। तो देखिए इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, पहले ये पोजीशन थी, बाद में ये पोजीशन है, फिर बाद में यहाँ पर पोजीशन है, बाद में यहाँ पर पोजीशन। तो ये जो पोजीशन चेंज हो रही है, इस पोजीशन चेंज होने को ही कहते हैं हम लोग मोशन। सो व्हाट इज मोशन? तो मोशन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है और ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ पर आने को, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए उससे कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ही होगा ना, तो ये जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी पोजीशन चेंज होती है तो हम कहते हैं बॉडी क्या में है, हमारी मोशन में है। ठीक है, तो ये बॉडी मोशन में है। अब इसका एक और जवाब है, ये बॉडी मोशन में नहीं भी है। अभी बॉडी मोशन में कैसी नहीं है देखिए, अभी इन दोनों की पोजीशन देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्वर के हिसाब से ये बॉडी कैसी है, मोशन में। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में की पोजीशन चेंज हो रही है, इन दोनों के रिस्पेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बॉडी बी की और बी के रिस्पेक्ट में बॉडी ए की पोजीशन चेंज हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर अगर 1 मीटर, लेट से कि यहाँ पर इनका अगर 1 मीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी 1 ही मीटर का है, यहाँ पर भी 1 ही मीटर का है, यहाँ पर भी 1 ही मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इनकी पोजीशन यहाँ चेंज नहीं हो रही है। तो इस ए के रिस्पेक्ट में बी और बी के रिस्पेक्ट में ए मोशन में नहीं है। इस मोशन को आपने 11th में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है कि मोशन होता क्या है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और याद रखिए अगर हम को मोशन को मेजर करना है तो हम इसे एक फिक्स्ड पॉइंट से मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? फिक्स पॉइंट से। मेजर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, यानी कि अगर हमको इससे इसकी मोशन की स्टडी करना है तो यहाँ पर यहाँ से हम लोग किसी भी एक ट्री को कंसिडर कर लेते हैं, एक ट्री को। इस ट्री के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन चेंज होगी उससे हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। जितना टाइम लगा उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो ये हमको इसकी वेलोसिटी दे देगा, राइट। तो वेलोसिटी, डिस्टेंस और ये जो वेलोसिटी अगर इसकी चेंज हो रही है तो ये हमें एक्सेलरेशन देगा। तो एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मोशन की जो स्टडी करते हैं हम लोग, उसके लिए हमको 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से एक है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है वेलोसिटी और तीसरा है एक्सेलरेशन। ये 3 क्वांटिटीज़ की, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमको ज़रूरत पड़ती है मोशन की स्टडी के लिए। अब इन 3 क्वांटिटीज़ को हम लोग पूरे रोटेशनल डायनामिक्स, ये जो रोटेशनल डायनामिक्स है, इन 3 क्वांटिटीज़ को ही देखेंगे, और भी है एनर्जी वगैरह, लेकिन ये 3 बेसिक है। ऑसिलेशन में भी हम इन 3 चीज़ों को देखेंगे, वेव मोशन में भी हम इन 3 चीज़ों को देखेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। तो रोटेशनल डायनामिक्स की स्टडी करने के लिए हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है। अब आप एक बात ध्यान में रखिए, ये तीनों के 2 फॉर्म होते हैं, एक होते हैं लीनियर और एक होते हैं एंगुलर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी,
एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये इन तीन फॉर्म के ये दो फिक्स फॉर्म होती है, लीनियर और एंगुलर। यानी कि मोशन की स्टडी हम लोग लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन ऐसे दो फॉर्म में करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लीनियर को समझते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स समझने से पहले हम लोग सबसे पहले लीनियर मोशन की स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग एंगुलर मोशन की स्टडी करेंगे और फिर हम लोग दोनों को कंबाइन करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं पहले लीनियर मोशन की। हालांकि इसकी आपने 11th में स्टडी कर रखा है, लेकिन 11th का किसको याद रहता है इतने दिन तक, इसलिए मैं यहां पर आपको एक क्विक रिवीजन दूंगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव हो रहा है तो हम कहते हैं वो लीनियर मोशन कर रहा है। जैसा कि एक ये कार कंसिडर कीजिए, ये कार एक लाइन में मूव हो रही है, तो हम कहेंगे ये कार की मोशन कैसी है, लीनियर मोशन है। क्यों? क्योंकि एक लाइन में मूव हो रही है। ठीक है, ये हमारी कार है और ये एक लाइन में मूव हो रही है, स्ट्रेट लाइन में, तो ये कैसी मोशन कहलाएगी, लीनियर मोशन कहलाएगी। ओके, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये इसकी होगी इनिशियल पोजीशन, और ये होगी इसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो लेट्स से कि इसका ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर का है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, एक लाइन पर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या कहलाएगा हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया इसने, 3 मीटर का। लेट्स से कि यहां से यहां पर आने के लिए इसे 2 सेकंड का टाइम लगा, तो टाइम कितना लगा इसको, 2 सेकंड। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड। तो ये 1.5 मीटर पर सेकंड, ये क्या देगा हमको, वेलोसिटी। ये क्या कहलाएगी, इस ऑब्जेक्ट की, इस कार की वेलोसिटी। क्योंकि ये एक लाइन में है, इसलिए ये वेलोसिटी भी क्या कहलाएगी हमारी, लीनियर वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या देगा, वेलोसिटी। इसको x बाय टी से भी दिखते हैं हम लोग, x बाय टी। ऐसे हम dx अपॉन dt भी लिखते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। ये जो डिस्प्लेसमेंट है कैसा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ओके, तो ये कहलाता हमारा लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ पर, जब ये यहाँ पर थी तो लेट से इसकी स्पीड अभी 0 थी, जब यहाँ पर पहुँची तो इसकी स्पीड 10 की होगी, फिर ये यहाँ पर आया तो इसकी वेलोसिटी लेट से 20 की होगी। ये अब यहाँ पर आया, इसकी वेलोसिटी 40 की होगी। ये यहाँ पर आया, इसकी वेलोसिटी यहाँ से 50 की होगी। तो देखिए इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैसे बढ़ाते हैं हम स्पीड, एक्सीलेटर से बढ़ाते हैं। एक्सीलेटर बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है ना। तो ये जो वेलोसिटी का बढ़ना है, ये जो वेलोसिटी का चेंज होना है, ये कहलाता है हमारा एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक लाइन में है, इसलिए क्या कहलाएगा हमारा, लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह भी निकालते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमको क्या देता है, लीनियर एक्सेलरेशन देता है। ओके, ये होगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन की बात। अब हम बात करते हैं एंगुलर की। और अब हमको ये जो एंगुलर हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से हमको सिलेबस में है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। ये 3 क्वांटिटीज़, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए हम लोग अब यहाँ से थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये मैंने सरासरी आपको बता दिया। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आप यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल को कंसिडर कीजिए। ये हमारा, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, और ये इसका रेडियस सर्कल का,
ओके, और ये हमारा सेंटर ओ, और इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग कितना है, आर। ठीक है, इसके सरकमफ्रेंस पर यहां पर हम एक बॉडी या एक कार कंसिडर कर लेते हैं। ये जो सर्कल है, इसका ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री ब्लू कलर की, ये कहलाती है हमारी सरकमफ्रेंस। क्या कहलाती है? सरकमफ्रेंस पर। और ये जो रेड कलर की हमारी जो कार है, ये सरकमफ्रेंस पर घूम रही है। तो हम कहेंगे ये जो कार है जो कि इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर घूम रही है, ये कार की मोशन तो लीनियर नहीं है क्योंकि एक लाइन में मूव नहीं कर रही है ना। तो इस कार की ये जो मोशन है, ये मोशन कहलाती है सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन को हम आगे बहुत अच्छी तरह डिफाइन करेंगे। अभी आप ध्यान में रखिए, अगर से कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, सर्कल उस ऑब्जेक्ट ने, उस बॉडी ने, उस पार्टिकल ने सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही मोशन करना चाहिए, पूरी पूरी बॉडी ने सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही मोशन करना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। अच्छा, इसकी पोजीशन अभी यहाँ पर है, ए पॉइंट पर है, ये सर्कुलर मोशन है। तो ये जो रेडियस है, इसका क्या बताती है? पोजीशन बताती है। इसलिए हम इस रेडियस को यहाँ पर रेडियस नहीं बल्कि पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ये पोजीशन वेक्टर जो कि हम ड्रॉ करेंगे हमेशा सेंटर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आ गया है, तो अब जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो अब वो ये यहाँ पर आ गया है ना। पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया हमारा, ये यहाँ पर आ गया पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। तो ये रेडियस के हमने दो नाम दिया, एक तो ये पोजीशन बताता है इसलिए हम लोगों ने इसे पोजीशन वेक्टर कहा, दूसरा ये रेडियस है इसलिए हमने इसे रेडियस वेक्टर कहा। वेक्टर क्यों कहा? क्योंकि डायरेक्शन बताता है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा सेंटर से पार्टिकल की तरफ, हमेशा सेंटर से पार्टिकल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ध्यान में रखना इस बात को। ओके, तो अब देखिए ये जो रेडियस वेक्टर है, इस रेडियस वेक्टर ने सेंटर पर एक एंगल फॉर्म किया है, ये है वो एंगल थीटा। ये जो एंगल है, यही एंगल कहलाता है हमारा बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इट इज जस्ट एन एंगल। ये सिर्फ एक एंगल होता है, ठीक है, जो कि किस वजह से बनता है? रेडियस वेक्टर की पोजीशन चेंज करने की वजह से बनता है। या हम ये कहेंगे कि ये एंगल कौन बनाता है? रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर बनाता है, ठीक है। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना चाहे तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, हम इसे डिफाइन करेंगे ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन में द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर। ये जो रेडियस वेक्टर एंगल बनाता है, कहाँ पर बनाता है? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? थीटा से। और इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है? ये जो छोटी सी आपको लेंथ दिख रही है, ये आर्क कहलाती है। लेट्स से कि ये जो आर्क है हमारी, ये हमारी एस, तो आर्क है हमारी एस, और रेडियस है हमारा आर्क, रेडियस है हमारा आर, तो ये आर, तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ठीक है। ये जो एस है, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है किसी सर्कल का। ये जो आर्क है, ये स्मॉलेस्ट सेक्शन होता है किसी भी सर्कल का, और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए आप ये छोटा सा हिस्सा कंसिडर कीजिए, आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर कंसिडर कीजिए आप, ये छोटा सा हिस्सा, ये कैसी है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये बात ध्यान में रखिए, आर्क हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और रेडियस तो आपको पता ही है, ठीक है, ये एक्चुअली रेडियस वेक्टर। तो थीटा का हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया, ये क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को मैंने एस से डिनोट किया है। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, इसका यूनिट होता है रेडियन। इसको हम लोग काय में मेजर करेंगे? रेडियन में। अब रेडियन कितने डिग्री, कितने रेडियन होता है, इसे ध्यान में रखिए। अगर ये पार्टिकल घूमता घूमता यहाँ पर आ गया तो ये कितने का एंगल बनाएगा? 90 का एंगल बनाएगा। उसी तरह घूमता घूमता अगर यहाँ पर आ गया तो कितने का एंगल बनाएगा? 180 का। 90 और ये 90 कितने का हो गया? 180 का। तो ये जो 180 का एंगल है, ये कहलाएगा हमारा 1 पाई रेडियन। ये कितना, ये किसके बराबर होगा? वह 180 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 पाई रेडियन के बराबर, या पाई रेडियन के बराबर होगा। ये बात ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिग्री से नहीं चलेंगे, हम लोग इस रेडियन से चलेंगे, क्योंकि ऐसा सिस्टम में हमारा एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए, 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन।
ठीक, ओके। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन। अब इसकी हम डायमेंशन बना लेते। अगर हम इस एस की बात करें, ये आर्क, ये एक छोटी सी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, छोटी सी लेंथ है। तो लेंथ है तो इसके डायमेंशन हो गए L1 M0 और T0, ये T है। और ये रेडियस, ये भी लेंथ है, इसके भी डायमेंशन क्या हो गए L1 M0 T0, कैंसल हो गए। तो डायमेंशन कितने हुएगा इसके M0 L0 T0। तो ध्यान में रखिए थीटा जो है वो एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया हमारा, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी हो गया, ओके। हाँ, अब अगर हम बात करें थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका डायरेक्शन कहाँ है, इसका डायरेक्शन कहाँ पर है? तो इसके डायरेक्शन को हम बताते हैं राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड रूल से। अब ये राइट हैंड रूल क्या होता है, हम पहले तीनों एंगुलर क्वांटिटीज को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग राइट हैंड थंब रूल को देखेंगे। लेकिन अभी आप ये बात ध्यान में रखिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम लोग कैसे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, ओके। तो ये हो गया ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इस पार्टिकल की मोशन को और डिटेल में समझिए। देखिए, अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो इस पार्टिकल के पास एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन दोनों है, यानी कि इस पार्टिकल के पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट दोनों है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा है वो तो हमें दिखा है, यहाँ पर थीटा फॉर्म हुआ है, यहाँ से यहाँ मूव हुआ है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर मूव हुआ है, तो सेंटर पर इसने एंगल बना है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो छोटी सा आर्क है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन पर भी तो चला है, ये पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पर भी तो चला है, राइट। तो इस पार्टिकल ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इसने बनाया है यहाँ पर। तो पार्टिकल एक है लेकिन उसके पास कितने डिस्प्लेसमेंट है, कितने किस्म की मोशन है, दो, एंगुलर मोशन भी है और लीनियर मोशन भी है। बात समझ में आ गया? अब आप इसे एक न्यूमेरिकल से समझिए। न्यूमेरिकल है हमारा, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड स्वेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है एक घड़ी है और ये घड़ी का एक सेकंड काटा, ये हमारे घड़ी का क्या, सेकंड काटा। और सेकंड काटा की बात कर हम करें तो एक बात ध्यान में रखिए, पूरा सेकंड काटा सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। ये कौन सी मोशन कर रहा है उसे हम आगे दिखेंगे, रोटेशनल मोशन कर रहा है, इसे हम आगे। सिर्फ इसकी टिप की बात करें हम लोग, ये टिप, इस टिप की, तो ये टिप जो है, ये टिप सर्कल पर घूम रही है, तो सिर्फ टिप क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, इसलिए इसने लिखा ऑफ द टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक, इंपॉर्टेंट है टिप, ठीक है। हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ये जो सेकंड हैंड है घड़ी का, इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये जो ऑब्वियसली क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है। और ये कितना आर्क या कितनी लीनियर लेंथ ये कवर कर रहा है, 8 सेंटीमीटर की। तो ये मान लेते हैं हम लोग, इतनी जो ये जो लेंथ है, ये क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये एक एंगल फॉर्म करेगा थीटा, ये हमको बताना है थीटा कितना है। तो जानते हैं थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना है 8 और रेडियस कितना है 4, तो आंसर कितना होगा उसका 2 रेडियन। अच्छा, एक और बात, थीटा की एक चक्कर में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ये जो थीटा यहाँ फॉर्म होता है, ये थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक चक्कर के लिए कितनी हो सकती है। ये यहाँ से जाकर यहाँ पर आके रुका पार्टिकल, है ना, तो कितने का होता है एंगल, 360 का। एक चक्कर में कितना कवर करेगा, 360, और 360 बोले तो ट्वाइस पाए, अरे 180 बोले तो 1 पाए ना, तो 360 बोले तो 2 पाए, है ना। तो थीटा की वैल्यू फॉर 1 रिवॉल्यूशन कितनी होती है, 2 पाए, ठीक है। ये एक और बात आपको ध्यान में रखना है, एक चक्कर के लिए फॉर 1 रिवॉल्यूशन, फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाए। एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं,
एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे, देखिए इसे, ये W और इसके एक कोने को हम लोग ऐसा थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये कहलाएगा हमारा ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। अब एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं, इसे ध्यान में रखिए। तो एंगुलर वेलोसिटी इज एनालॉगस टू लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम लोगों ने कैसा डिफाइन किया था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखिए, इसे हम लोग और कैसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होता है टाइम के साथ वो क्या कहलाता है, हमारा एंगुलर वेलोसिटी। आई बात समझ? या फिर हम लोग चेंज कैसा निकालते हैं, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये भी हमारा एक ओमेगा निकालने का तरीका है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए डी थीटा अपॉन डी टी या थीटा अपॉन टी या थीटा एफ माइनस थीटा आई डिवाइडेड बाय, या मैं यहाँ लिख देता हूँ टी एफ माइनस टी आई, ये भी एक तरीका है एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। ओके, इसका यूनिट बना लेते हैं हम लोग। थीटा का यूनिट होता है रेडियन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड क्या होगा, हमारा एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा। बहुत आसान बात है। यहाँ जो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये हमने जो ये कैलकुलेट करे है, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट किया है। ये क्या कैलकुलेट किया है हम लोगों ने, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट किया है। अभी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है इसे समझिए। लेट्स से कि विराट कोहली हमारा प्लेयर क्रिकेट खेल रहा है और उसने एक ओवर में 12 रन बनाए। एक ओवर में कितने रन बनाए, 12 रन बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि उसने हर बॉल में 2 रन बनाए होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसने हर ओवर में 2 रन बनाए होंगे। ऐसा भी हो सकता कि उसने एक चौका, एक फर्स्ट बॉल खाली खेला हो, दूसरी बॉल खाली खेला हो, तीसरी बॉल पर 4 रन चौका मारा हो, फिर चौथी बॉल खाली खेला हो, फिर पांचवी बॉल पर 6 रन बनाए हो, फिर दूसरी उसके जो 6 नंबर की बॉल थी उस पर 2 रन बनाए हो, तो भी ये 6 और 4 10 और 12 है ना। लेकिन हमने एवरेज बताया कि उसने कितने रन बनाए हैं, 12 रन। एक ओवर की बात की हम लोगों ने, तो ये जो 12 का रन रेट है यहाँ पर, ये क्या है, एवरेज रन रेट है। ठीक है, अगर हम एक बॉल की बात करें, लेट से कि तीसरे नंबर की बॉल की बात करें, तो तीसरी बॉल पर उसने कितने रन बनाया, 4 रन। तो ये जो 4 रन उसने तीसरी बॉल पर बनाया, ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रन रेट। ये क्या कहलाएगा, इसका इंस्टेंटेनियस रन रेट। तो ये जो हम लोगों ने थीटा बाई टी कैलकुलेट किया है, ये कहलाएगा हमारा क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसे आप एक और बात से समझिए, ये एक गाड़ी है और ये 160 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल की है, और लेट से इसको टाइम लगा है 2 आवर, तो 80 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी, इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, लेकिन कैसी, एवरेज लीनियर वेलोसिटी होगी। ठीक है, मानी 1 घंटे में इसने 80 किलोमीटर जो ट्रैवल किया है, 1 घंटे की ये जो है, ये क्या कहलाएगी, हमारी एवरेज वेलोसिटी। लेट से कि जब ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा था, ये यहाँ से यहाँ पर ये इस पॉइंट पर पहुँचा, और इस पॉइंट पर इसने अपने मीटर स्पीड मीटर कांटे को देखा, तो इसकी स्पीड पर लिखा आया 90 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो 90 किलोमीटर जो इस पॉइंट पर, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसने ये जो 1 सेकंड की वेलोसिटी देखा है, 1 सेकंड के लिए जो वेलोसिटी देखा है, ये वेलोसिटी कहलाती है हमारी इंस्टेंट वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे इंस्टेंट, ओमेगा इंस्टेंट, यानी कि इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हम लोग किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत आसान है, हम बस इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 थीटा बाय टी, या डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हम लोगों ने यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो टाइम है, ये नियर अबाउट कैसा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का है। नियर अबाउट 0 है, लेकिन 0 नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो टाइम वेलोसिटी हम लोग देखते हैं, वो कहलाती है कि हमारी इंस्टेंट वेलोसिटी। ये एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो लिमिट लगाने से हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है, ये इंस्टेंट वेलोसिटी बन जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब आप इसे एक न्यूमेरिकल से समझिए। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन 6 सेकंड
ऑन ए सर्कल विथ एंगुलर वेलोसिटी ट्वाइस पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड। तो क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है इसने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में? 6 सेकंड के टाइम में। ऑन ए सर्कल विथ एंगुलर वेलोसिटी, उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ट्वाइस पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड। तो थीटा फाइंड आउट करना है, ओमेगा और टी दिया हुआ है। तो अभी हमने देखा ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाय टी, ठीक है, ये ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। सो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा कितना है? ट्वाइस पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय टी है 6 सेकंड, कितना हो जाएगा? 4 पाई। थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 4 पाई, और यूनिट इसका रेडियन, ठीक है। ओके, एक और न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। मतलब ये जो हमारी घड़ी है, इस घड़ी का ये जो सेकंड कांटा होता है, वो सेकंड कांटे की जो टिप होती है, सेकंड कांटे की जो टिप होती है, उस टिप की हमको क्या फाइंड आउट करना है? एंगुलर वेलोसिटी। उसकी ओमेगा कितनी दिया हुआ, क्या है? कुछ भी दिया हुआ नहीं। अब दो बातें आप ध्यान में रखिए यहाँ पर। सबसे पहली बात, अगर ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए से कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? तो हम उस टाइम को डिनोट करेंगे हमेशा स्मॉल टी से। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा कितने टाइम में? स्मॉल टी टाइम में। ये यहाँ तक पहुँचा तो भी हम बोलेंगे स्मॉल टी टाइम। ये यहाँ तक पहुँचा ऐसा घूमता हुआ, ऐसी मोशन कर रहा है, तो ये भी कौन सा? टी टाइम। ये यहाँ से घूमता हुआ ऐसा गया और ये यहाँ पर पहुँचा, तो इसे जो टाइम लगेगा एक चक्कर के लिए, वो टी कैपिटल लिखेंगे हम लोग। उस टाइम को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। एक चक्कर के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। हाँ, अब एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है किसकी? सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक की। तो ये जो सेकंड हैंड का कांटा है, ये एक चक्कर ये यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ से ऐसा गया गया और यहाँ तक पहुँचा। कितने टाइम में पहुँचता है? तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? टी, और वो हमको मालूम है 60 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो ओमेगा की वैल्यू होगी टी की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू होगी 60 सेकंड। थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी, बोलो फट से? 2 पाई। मैंने आपको बताया था एक चक्कर के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई होती है। एक चक्कर के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ट्वाइस पाई, और टी की वैल्यू 60, तो पाई बाय 30। पाई की वैल्यू अगर हम डालें तो यहीं डाल देना चाहिए था मैंने, ठीक है। अब नीचे ले लेता हूँ, तो ओमेगा इज इक्वल टू 3.142 डिवाइडेड बाय 30। ये 0 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.3142 डिवाइडेड बाय 3, और ऑब्वियसली हमको दिखता है इसका आंसर कुछ 0.10। इसका आंसर आएगा कितना? पॉइंट दिख रहा है हमको, 3 ऊपर है, 3 नीचे भी है, 3 ऊपर, तो 0.10 के आसपास इसका आंसर आएगा, नियर अबाउट। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप इसका लॉग निकालिए, इसका लॉग निकालिए और फिर उसे लॉग से सॉल्व कीजिए। यह एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये 3 को हम 3.0 लिख सकते हैं, 1/3.0 का रेसिप्रोकल निकाल कर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी, हम लोग किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को समझिए। एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये बिल्कुल एनालॉगस है लीनियर एक्सेलरेशन से। लीनियर एक्सेलरेशन को हमने ए से डिनोट किया था और इसको हमने बोला था कि हमारी वेलोसिटी जो चेंज होती है वक्त के हिसाब से, है ना। यहाँ पर 10 की है, फिर यहाँ पर 20 की है, यहाँ पर 30, तो ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वक्त के हिसाब से, तो हम इसको एक्सेलरेशन कहा था। उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी फिर? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा फिर? एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, और ये क्या होता है? अल्फा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
ओमेगा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड, और टाइम ऑलरेडी है तो उसका भी सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर, 2 बार टाइम है तो सेकंड का स्क्वायर, और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट। उसी तरह ये जो होगा ये होगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हमको इंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, फिर से इसको लिमिट लगा देंगे, है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये लिमिट हमको क्या बताता है कि टाइम कैसा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का है, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस। ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको बोलता हूं, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप ये न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश कीजिए। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिन मोशन ऑफ अर्थ। अब आप ये न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो एक और ज़रूरी बात है, देखिए इधर ये पार्टिकल है हमारा और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका रेडियस है r, इसका सेंटर है O। अब हम जानते हैं ये जो पार्टिकल है इसके पास एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों है ना, इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों है, इसके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट दोनों है। अगर इसके पास ये दोनों है, ये भी है, ये भी है, एंगुलर भी है और लीनियर भी है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। वो रिलेशन क्या है देखिए। अब हम जानते हैं थीटा इज इक्वल्स टू होता है एस बाय आर, तो एस इज इक्वल्स टू हो गया है आर थीटा। अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करें, हम इसे टाइम के हिसाब से चेंज करें तो हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन डी टी, है ना, हमने डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो डी एस अपॉन डी टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। ये आर जैसा का वैसा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ओमेगा। तो ये हो गया रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में। अच्छा, और देखिए, और इसे टाइम के साथ चेंज करते हैं हम लोग, दैट इज डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आर कॉन्स्टेंट है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। सो डी वी अपॉन डी टी अगर देखिए हम तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ये आर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये अब दो रिलेशन आप ध्यान में रखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। ये और ये दो बातें आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशन। ओके, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं ऊपर से, लीनियर इन सब की डायरेक्शन की बात हमने राइट हैंड थंब रूल से ही किया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड थंब रूल, एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं। लेकिन ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है वो हम लोग आज देखते हैं, और यहाँ पर हम हमारा आज का टॉपिक खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब हम राइट हैंड थंब रूल को समझते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड है, यहाँ मैंने ड्रॉ किया राइट हैंड, ठीक है। अब इस राइट हैंड को, अब इस राइट हैंड की जो ये जो कर्ल उंगलियाँ है, ये मुड़ी हुई उंगलियाँ, ये और इस पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में, देखिए ये भी इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में। जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी डायरेक्शन और ये मुड़ी हुई उंगलियों की डायरेक्शन एक ही है, सेम है। तो ये जो अंगूठा है हमारा, अंगूठा दैट इज थंब, ये जो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा ये डायरेक्शन होगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारी उंगलियां जो है अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है ऐसी और हमारे कर्ल की डायरेक्शन है ऐसी, तो हमको पहले इसकी डायरेक्शन को और इस पार्टिकल की डायरेक्शन को कैसे करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब देखिए ये पार्टिकल की डायरेक्शन होगी ये और हमारे कर्ल की डायरेक्शन भी होगी ये,
ठीक है ना। तो ये जो थंब आया है नीचे, ये हमको क्या देगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब एक और बात ध्यान में रखिए, अगर से पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसे समझिए ये पार्टिकल है और ये सरकमफ्रेंस पर घूम रहा है ऐसा, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। लेट से कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन इसने 2 सेकंड में किया, जो सेकंड रिवॉल्यूशन है वो भी 2 सेकंड में किया, जो तीसरा रिवॉल्यूशन है वो भी 2 सेकंड में किया, जो चौथा रिवॉल्यूशन है वो भी 2 सेकंड में किया, है ना। तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। 5 पे जो आपने पंखा चालू कर दिया, है ना, तो पहले वो एक्सेलरेट होगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, तो वो कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक बार जो वो 5 की स्पीड में घूमना शुरू हो गया तो वो कहलाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो पहला चक्कर भी वो 2 सेकंड में काटेगा, दूसरा भी, तीसरा भी, सभी चक्कर 2 सेकंड में काटेगा। तो ऐसी वेलोसिटी को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसी मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है हमारा पार्टिकल तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही होती है। लेकिन अगर से स्पीड बढ़ भी रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है लेकिन स्पीड कैसी हो रही है, बढ़ रही है ना। पहला चक्कर उसने मान लीजिए 5 सेकंड में बनाया है, दूसरा चक्कर 4 सेकंड में, तीसरा चक्कर 3 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में। तो देखिए पहला 5 सेकंड में तो स्पीड कम होगी, फिर दूसरा 4 सेकंड में तो स्पीड यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, फिर तीसरा 3 सेकंड में, फिर दूसरा। तो इसमें स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्पीड बढ़ भी रही है तो भी डायरेक्शन ओमेगा की और अल्फा की एक ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन कैसी होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक है, ये दिस इज ऑल अबाउट राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अब सिलेबस शुरू करेंगे हमारा। अगर आप नोट्स से देखना चाहते हैं मेरी, तो देखिए मेरी नोट्स में मैंने ये सब आउट ऑफ सिलेबस में लिखा है। ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल, ये रिलेशन हमने बनाया था, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब हम लोग ये पॉइंट टू बी रिमेंबर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ये भी पढ़े हम लोगों ने, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर लीनियर के बीच में रिलेशन बना है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाई टी, और 1/t ये फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी को हम n से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई, ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये इतना आज हम लोगों ने पढ़े हैं। अब कल से हम लोग या नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे और फिर से हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, ये सब का सब हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में सिलेबस से देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।